स्वागत है आप सभी का टेक संजीवनी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शेखर कुलश्रेष्ठ। मैं आज यहाँ पर आपको सीपीसीटी परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट का 5वां वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आप नियमित रूप से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि पिछले कई दिनों से मैं जो है सीपीसीटी परीक्षा जो आगामी 16 17 18 जनवरी को होना है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे संबंधित मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें मैं डेली अपडेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पीडीएफ्स हैं और आपका इमेजेस वगैरह वहां पर मैं डालता हूं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मेरा यहाँ पर आपको नीचे जो है एक स्क्रॉल बार चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा जिसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप करके भी आप अपना नाम वगैरह भेज करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती हैं, यानी कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ओएसआई मॉडल जो लोग लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि पिछले 2 लेक्चर में भी मैंने ओएसआई मॉडल के बारे में बताया है। यानी कि जो प्रैक्टिस सेट 4 था उसमें भी ओएसआई मॉडल था आपका। ओएसआई मॉडल आपका एक नेटवर्क मॉडल होता है, कंसेप्चुअल मॉडल रहता है जिसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। आपकी कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर। हर लेयर का एक अपना निर्धारित काम होता है। हर लेयर पर कुछ प्रोटोकॉल एंड कुछ हार्डवेयर का उपयोग होता है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपका। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 7। यहाँ पर आपको जो है ओएसआई मॉडल दिया गया है। ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसके बारे में, ओएसआई मॉडल के बारे में डिटेल एक पीडीएफ अपलोड की है। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर उसको देख सकते हैं। इसमें आपका नीचे से लेयर पड़ी जाती हैं आपकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। दीज आर द 7 लेयर। 7 लेयर है आपका ये, और इन सभी लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज होता है आपका। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इस पे आपका टीसीपी और आपका एक यूडीपी, ये लेयर यूज में आती हैं आपकी। और नेटवर्क लेयर पर आपका आईपी लेयर उपयोग में आती है, आईसीएमपी लेयर यूज में आती है आपकी। इधर आप जाओगे एप्लीकेशन लेयर पर कौन सी उपयोग में आते हैं प्रोटोकॉल आपके, यहाँ पर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। आपका एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग भी एप्लीकेशन लेयर पर ही होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स हैं आपके जो अलग अलग लेयर पर आते हैं। आप इसकी डिटेल टेलीग्राम चैनल पर जो एक पीडीएफ मैंने अपलोड की है उसमें आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट एन एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि हमें यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट बताया गया है ऑल्ट प्लस एन प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पर ऑल्ट प्लस एन दबा करके आप इंसर्ट टैब ओपन कर सकते हैं। इंसर्ट टैब ओपन होगा और एक्स का उपयोग, और अल्ट एन के साथ अगर आप एक्स दबाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? एक नया टेक्स्ट बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इसका आंसर बनेगा, अल्ट एन एक्स। ठीक है। और अल्ट एन डब्ल्यू इसका उपयोग करके आप जो है वर्ड आर्ट ओपन कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के लिए क्या है आपका? ऑल्ट प्लस एन प्लस डब्ल्यू, ये वर्ड आर्ट के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। ऑल्ट एन एक्स आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, बाइनरी संख्या 1100 का दशमलव समतुल्य क्या होगा आपका? तो देखो इसमें अपने को एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1100। इसको हमें डेसिमल इक्विवेलेंट
इसका निकालना है अपने को, तो बहुत आसान है। इसका एक शॉर्ट मेथड है, आप उसको ध्यान रखें। यहाँ से स्टार्ट करके आप जो है इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी रखते चले जाएं। पोजीशन जैसे 1, इसके नीचे 2, फिर 4, फिर 8, इस तरीके से आप इसको रखते चले जाएं आगे की ओर। तो ये हमने रख दिया। जो जो जीरो है उनको काट दो और जो 1 1 है उनको जोड़ दो, यानी कि इनको आप जोड़ दोगे तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 12, इसका आंसर बनता है आपका। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है। यहाँ पर कोई भी बाइनरी नंबर दिया है, जैसे अपने को 1 1 0 1 1 0 ये नंबर दिया है। अब यहाँ पे आप पोजीशन लिखते चले जाओ। आपका यहाँ से 1 से स्टार्ट करो और डबल करते जाओ, जैसे 1, फिर 2, फिर 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, अब जो जो जीरो है उनको आप क्रॉस कर दो। यहाँ से ये हमने काट दिया, ये वाला और ये वाला काट दिया। बाकी जो बच गए उनको जोड़ दो, तो 32, 16 और 4 और 2 यानी कि 6, इनको आप जोड़ दो। 6 और 2 8 और 6 14 4 और 1 3 और 1 4 1 5, 54 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर का डेसिमल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसका आंसर 12 है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन भागफल से शेषफल लौटाता है आपका, यानी कि इन MS एक्सेल 2019 विच फंक्शंस रिटर्न द रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, यानी कि जो अब हम भाग करते हैं तो उसका शेषफल कौन सा फंक्शन लौटाता है। तो देखो इसका आंसर होगा MOD। MOD फंक्शन जो है आपका ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, शेषफल रिटर्न करता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देके बताता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पर हमने 8 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो ये कितनी बार आएगा आपका, इन दोनों 6। इसका जो डिवीजन आएगा वो 2 आएगा आपका, लेकिन आपको जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा आपका, तो वो मोड के थ्रू रिटर्न होके आ जाएगा आपका। ठीक है, उसका भी आंसर 2 ही होगा आपका, तो मोड के द्वारा आपका ये निकल के आ जाता है। तो MOD इसका फंक्शन है। अगला क्वेश्चन, अष्टक संख्या प्रणाली की संख्या नहीं है। इनमें से आपको जो नीचे दिए गए इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है। अष्टक नंबर देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कई सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आप इंग्लिश ही इंग्लिश में बताएं, हिंदी में नहीं बताएं। ऐसा नहीं है, मैं मेरी हर वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में दोनों तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने वहां पर हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए पूछा गया है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में इनमें से कौन सा संख्या नहीं होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं आपकी ऑक्टल नंबर, जैसे नाम से ही पता चला है ऑक्टल यानी कि 8। कौन कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 संख्याएं ऑक्टल नंबर में रहती हैं। तो आप देखो इनमें से ये वाली संख्या नहीं है आपका, तो इसका आंसर बनेगा 8। क्या आंसर है इसका आपका, 8 आंसर है। देखो नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चन आते हैं। आप ये नंबर सिस्टम को पिछले पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बने हैं, इसको अच्छे से अपने को समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2019 विंडो का एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द MS एक्सेल 2019 विंडोज, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2019 का जो विंडो आता है उसमें क्या चीज नहीं होती है। तो देखो फॉर्मूला बार होती है, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला बार मिलता ही है आपका, रिबन होता ही है, स्टेटस बार भी होता है, पर स्लाइड सॉर्टर नहीं होता है। स्लाइड सॉर्टर कहाँ पे होता है आपका, तो ये पावर पॉइंट के अंदर होता है। ये पावर पॉइंट में मिलता है आपका स्लाइड सॉर्टर, पावर पॉइंट का एक व्यू होता है आपका। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा स्लाइड सॉर्टर। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किस फंक्शन का कौन सा फंक्शन आपको उन सभी सेलों को शीघ्रता से चुनने की अनुमति देता है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। मानदंड का मतलब होता है कुछ कंडीशंस को पूरा करते हैं, जैसे कि फॉर्मूले की संख्याएं, पाठ यानी कि टेक्स्ट, लॉजिक या कोई एरर, अथवा कोई स्थिरांक
वेरिएबल जैसे कोई नंबर, कोई टेक्स्ट, कोई लॉजिक, कोई आदि सब खाली सेल वगैरह हम ये सब सुन सकते हैं, तो चुन सकते हैं। तो किसका उपयोग होता है? तो गो टू स्पेशल का यूज होता है। किसका यूज होता है इसके लिए? आपका गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल कमांड की सहायता से, मतलब इसका मतलब क्या है कहने का, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो एक एक्सेल सीट यहाँ पर ये बनी हुई है, अपन ऐसे एक्सेल सीट एक बना के देख लेते हैं। ये एक एक्सेल सीट हमारी बनी हुई है सपोज। अब यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, फिर यहाँ 8 लिखा है, फिर यहाँ आपका 10 लिखा है। अब इसमें से जो खाली सेल है उसको आपको चुनना है। आपका ब्लैंक सेल कहाँ है आपका, उस पर कर्सर आ जाए तो वो आपका गो टू स्पेशल से होगा। गो टू स्पेशल से हम ब्लैंक सेल को या कोई विशेष नंबर को या कोई विशेष टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको गो टू स्पेशल कमांड मिलती है। वैसे भी गो टू कमांड तो आपने वर्ड वगैरह में भी पढ़ी होगी, किसी विशेष जगह पे जाने के लिए हमें रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा गो टू को और बढ़ा कर दिया गया है, हम कुछ स्पेशल कंडीशन के आधार पर कहीं भी जा सकते हैं गो टू स्पेशल की सहायता से। ठीक है, होम टैब में ये कमांड मिलती है। अगली क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल स्प्रेडशीट में कौन सा सेल संदर्भ का उपयोग करके आप सेल के कॉलम या सेल की पंक्ति को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेल संदर्भ का मतलब होता है सेल रेफरेंसिंग। किस सेल रेफरेंसिंग तकनीक का उपयोग करके आप किस सेल रेफरेंसिंग तकनीक का उपयोग करके आप या तो आप जो है यू कैन लॉक आइदर द कॉलम और द रो, या तो कॉलम को लॉक कर सकते हैं या रो को लॉक कर सकते हैं। तो देखो, सेल रेफरेंसिंग तीन प्रकार की होती है। एक होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, दूसरी होती है आपकी यहां पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, और तीसरी होती है यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, आपकी मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, अब इन तीनों में अंतर क्या है ये भी समझ लो। रिलेटिव बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग होती है जिसमें कोई भी कॉलम ना हो, कुछ भी लॉक नहीं होता है आपका, ये डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग है। एब्सोल्यूट आपकी इसमें हम लॉक कर देते हैं, आपका कॉलम और रो को लॉक कर देते हैं, जिससे जब हम उस सेल को ड्रैग करेंगे तो उसका कॉलम नंबर या रो नंबर चेंज नहीं होगा। इसके लिए कल एक क्वेश्चन था, इसका पूछा भी गया था। इसके लिए डॉलर साइन यूज में आता है, आपका डॉलर साइन का ये क्वेश्चन भी आया था कल आपका। कल जिन्होंने प्रैक्टिस सेट लिया हो वो देख लेना, नहीं लिया हो तो आपका जो है उसमें आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसकी लिंक दी गई होगी, वहां देख लेना आप। ठीक है, और मिक्स्ड में क्या होता है कि या तो कॉलम लॉक होगा या रो लॉक होगी, कोई एक चीज लॉक हो जाएगी। जैसे $A5, अब यहाँ पे क्या है, क्या लॉक हो गया आपका, कॉलम लॉक हो गया, रो लॉक नहीं हुई है। या फिर आपका जैसे आपने लिखा $5, $5 आपका, ऐसे करके लिख देता हूं मैं, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ लिख देता हूं $5। अब यहाँ पर कॉलम लॉक नहीं हुआ पर रो क्या हो गई आपकी, लॉक हो गई। तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग है आपकी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और जो एब्सोल्यूट होता है उसमें दोनों लॉक हो जाती है, जैसे $5, ये क्या हो गया आपका, ये मिक्स्ड हो, ये एब्सोल्यूट हो गया आपका, ये भी एब्सोल्यूट हो गया और ये मिक्स्ड हो गया आपका। ठीक है, मिक्स्ड में कोई एक होता है, या तो कॉलम लॉक होगा या रो लॉक होगी, और एब्सोल्यूट में दोनों लॉक होते हैं, और रिलेटिव में कोई भी लॉक नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये सेल रेफरेंसिंग है, कल भी इसके क्वेश्चन आए थे, आज भी क्वेश्चन है आपका, तो मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट इसमें। अब देखो कोई क्वेश्चन आ गया, फिर एक और क्वेश्चन आ गया, क्या है आपका, $1 MS एक्सेल में किसका उदाहरण है आपका, अभी मैंने समझाया था आपका, क्या है $1, $1 ये है। अब देखो यहाँ पे कॉलम लॉक नहीं है, क्या लॉक है आपका, रो लॉक है। तो जब मैंने बताया था दोनों में से कोई एक लॉक हो तो उसको मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं आपका। तो देखो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रो लॉक्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग और कॉलम लॉक्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो अब इसमें कॉलम तो लॉक्ड है नहीं है, क्या लॉक है आपका, रो लॉक्ड है। तो आंसर इसका
तीसरा नंबर का बनेगा, रो लॉक्ड मिक्स्ड सेल रिफरेंसिंग। ठीक है, देखो आप यही आंसर है, यही आंसर है आपका, रो लॉक्ड मिक्स्ड सेल रिफरेंसिंग। अगर ये वाला कैसा होता आपका, ये ऐसा होता डॉलर ए और फिर वन, तो ये कौन सा हो जाता फिर आपका, ये किसका उदाहरण है, ये कॉलम लॉक्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का उदाहरण है आपका, और ये वाला रो लॉक्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का उदाहरण है। अगर ये ऐसा होता डॉलर ए डॉलर वन, तो अब ये किसका उदाहरण है, ये एब्सोल्यूट का उदाहरण है, और अगर ए वन होता तो ये रिलेटिव का उदाहरण है। ठीक है, मैंने चारों अच्छे से समझा दिए हैं, आप देख लेना, ये सेल रेफरेंसिंग होती है आपकी। ठीक है, और नहीं आए समझ में तो कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें एमएस एक्सेल में सापेक्ष संदर्भ का एक उदाहरण है, यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का एक उदाहरण। देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया यार, 3 क्वेश्चन लगाता है आपका जो है इस रेफरेंसिंग टॉपिक से है। तो अब देखो, अभी मैंने समझा दिया था, ये किसका है आपका, ये मिक्स्ड का है, कॉलम मिक्स्ड का है आपका, ये कॉलम मिक्स्ड, ये रो मिक्स्ड का है, ये एब्सोल्यूट का है, और ये वाला रिलेटिव का है। हमसे किसका पूछा गया है, रिलेटिव का पूछा गया है, तो आंसर ये वाला होगा आपका। ठीक है, देखें आप, आंसर यही है, D5 है आपका। ठीक है, आगे समझ में आपको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आपको MS एक्सेल 365 में पाइवोट टेबल में फील्ड नाम बदलने की अनुमति देता है, यानी कि आप पाइवोट टेबल बनाते समय फील्ड का नाम किस ग्रुप से बदल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अलाउ यू टू चेंज द फील्ड नेम इन अ पाइवोट टेबल इन MS एक्सेल 365। तो एक्टिव फील्ड, हेडर रो, सेल रेफरेंस, ऑटो फील्ड। तो देखो इसमें हेडर रो कुछ नहीं होता है आपका, सेल रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता है, और ऑटो फील्ड भी नहीं है, एक्टिव फील्ड इसका आंसर है आपका। देखें आप, एक्टिव फील्ड आंसर है आपका पाइवोट टेबल के अंदर, इनसाइड टैब के अंदर ये कमांड आपको मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो मैंने एक ही लैंग्वेज में, हिंदी में ही इसको दे दिया है। यदि आपको संख्याओं के किसी कॉलम या पंक्ति का योग करना है, तो उन संख्याओं के बगल वाले सेल का चयन करें जिनका आप योग करना चाहते हैं, होम टैब से किस बटन का चयन करें, ये आपको बताना है आपका। ठीक है, और एंटर बटन पर क्लिक करें। तो मतलब जैसे आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं आपको, जैसे सपोज यहाँ पर आपको कुछ स्टूडेंट के नाम, उसके हिंदी, साइंस और मैथ, इनमें और इसका टोटल निकालना है अपने को, ये पूछा है आपका। तो जैसे एक नाम है इसमें राज, हिंदी में मान लो 15, साइंस में 25, मैथ में 16, और यहाँ पर टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इनको इनको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपने को ऑटो सम का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऑटो सम का। ठीक है, तो कमांड क्या बनेगी यहाँ पर, ऑटो सम आपका। ऑटो सम के लिए अपन क्या कहते हैं, ऑटो सम कमांड बटन पर होम टैब में कमांड दी होती है ऑटो सम, उससे आपका क्या हो जाता है, सम निकल के आ जाता है, सम फंक्शन लग जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, आया समझ में। ऑटो सम के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, ये भी नोट कर लेना, अल्ट इक्वल टू इसकी शॉर्टकट की होती है, अल्ट के साथ इक्वल टू आप दबाओगे तो ऑटो सम आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटो सम। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट का होम पेज उसका क्या होता है आपका। तो वेबसाइट का होम पेज उसका पहला पेज होता है, यानी कि फर्स्ट पेज होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, होम मतलब फर्स्ट पेज को ही होम पेज बोलते हैं, ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का उपयोग आपके ब्राउजर विंडो को कई खंडों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, जहां प्रत्येक खंड स्वतंत्र रूप से एक अलग HTML दस्तावेज को लोड कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्राउजर विंडो होती है आपकी, जैसे ये ब्राउजर विंडो है आपकी सपोज, तो नॉर्मली क्या होता है, आप जब कोई वेब पेज बनाते हो तो एक ब्राउजर विंडो पर एक ही पेज ओपन होके आता है आपका, पर HTML में एक ऐसी टैग है आपका जिसकी सहायता से अपन ब्राउजर विंडो को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने इसको 2 भाग में बांट दिया था, अब 2 पेज ओपन हो जाएंगे, इधर अलग और इधर अलग। या मैंने 4 भाग में बांट दिया तो 4 पेज हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको फ्रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, फ्रेम। यानी कि ये फ्रेम सेट बनाए जाते हैं और फ्रेम
सेट की सहायता से हम ब्राउजर विंडो को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलें प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यानी कि आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से कई दूसरे कंप्यूटर से फाइलें प्राप्त कर सकते हैं? तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका। ये क्या होता है आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है फाइल ट्रांसफर, यानी फाइलों को ट्रांसमिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है FTP प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये आपका, ये अलग है आपका। HTML फॉर्मेटेड डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, टेलनेट होता है, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग में आता है आपका। ये रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग में आता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। यूटीपी जैसा कुछ नहीं होता, यूडीपी जरूर होता है। एक यूटीपी तो नहीं होता, यूडीपी यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल ये तो होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2019 में एक एकाधिक टैब रखता है और वर्ड विंडो के ऊपरी भाग के निकट पाया जाता है आपका? यानी कि आपका जो MS वर्ड की जो विंडो होती है, जैसे ये MS वर्ड की विंडो है, सपोज एक अपन मान के चलते हैं, तो टैब कहाँ होते हैं आपके? यहाँ पे आपका ये टाइटल बार हो गया ऊपर आपका, ये तो टाइटल बार हो गया, इसमें नाम लिखा हुआ है आपका, डॉक्यूमेंट करके नाम लिखा हुआ है। तो टैब यही होती हैं आपकी सारी, होम टैब, इनसाइड टैब, ऐसे करके आपकी सारी टैब होती हैं, है ना, सो ऑन। तो इसको क्या कहा जाता है आपका? ये पूछा गया, तो इसको रिबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? रिबन। सारी टैब कहाँ पे होती हैं? रिबन पे होती हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? रिबन बनेगा। ठीक है, आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपका? यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आने वाली गलतियों को बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। जो गलतियां होती हैं, जो एरर्स होती हैं, वो एरर्स क्या कहलाती हैं आपकी? बग कहलाती हैं। और उनको सुधारने की प्रक्रिया डिबग कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? डिबग, यानी कि डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है? गलतियों को सुधारना। ठीक है, आया समझ में? तो जो एरर्स होती हैं वो बग कहलाती हैं, उनको सुधारने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है आपकी। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और आप तो वैसे भी देखो यार, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा कमेंट वगैरह करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करो। जो जो लोग तैयारी कर रहे हो वो उनको भी फायदा होगा, उसमें कुछ लगना तो है नहीं है, आपका कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा सा मेरे को हेल्प मिल जाती है। आप लोग अब कुछ मिलता जाता है नहीं है, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा लगता है कि आप लोग उसमें रिएक्ट कर रहे हो, थोड़ा रेगुलर रूप से देख रहे हो, तो उससे हमें थोड़ा उसका प्रोत्साहन मिलता है आपका, है ना, आप लोगों के इस तरह से करने से। तो आप थोड़ा इसको कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइलों का उपयोग गूगल ड्राइव में पत्र यानी कि लेटर, परिचय, निबंध, अन्य पाठ आधारित फाइलें बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लेना। आप जो लोग पहली बार पेपर देंगे CPCT का, उनको पता होना चाहिए कि आपको अपनी भाषा बदलने का ऑप्शन वहीं के वहीं मिल जाता है स्क्रीन पर ही। तो अगर आपने हिंदी में ओपन कर रखा है तो आप उसको इंग्लिश में भी बदल के देख सकते हो, इंग्लिश में ओपन कर रखा है तो उसको हिंदी में करके देख सकते हैं। तो जैसे ये हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इंग्लिश में ये है, which of the following type of file can be used for composing letters, flyers, essay and other text based file? तो इसके लिए किसका? तो देखो जितनी भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल होती हैं, यानी कि जितनी भी पाठ आधारित फाइलें होती हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट का यूज किया जाता है। किसके लिए, किसका यूज किया जाता है आपका? डॉक्यूमेंट का। तो इसका आंसर बनेगा आपका डॉक्यूमेंट। ये गूगल ड्राइव में आप इसको यूज करते हैं आपका। ठीक है, डॉक्यूमेंट। VoIP के संदर्भ में कौन सा प्रोटोकॉल XMPP में पीयर टू पीयर सेशन कंट्रोल को जोड़ता है आपका? तो कौन सा प्रोटोकॉल जोड़ता है? तो इसका आंसर बनेगा जिंगल। जिंगल प्रोटोकॉल का उपयोग होता है आपका यहाँ पर।
ठीक है, ये नेटवर्क से संबंधित एक प्रोटोकॉल है आपका, जो कि सेशन कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन, एम एस एक्सेल का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, मतलब किस काम के लिए एम एस एक्सेल का उपयोग नहीं होता है। तो डेटा एंट्री, विजुलाइजेशन एंड ग्राफ, अकाउंटिंग और प्रेजेंटिंग स्लाइड। तो देखो, डेटा एंट्री के लिए किया ही जाता है, विजुलाइजेशन ऑफ ग्राफ के लिए किया ही जाता है, अकाउंटिंग के लिए होता ही है, पर स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होता है आपका। इसके लिए क्या उपयोग में आता है, इसके लिए आपका पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। तो आंसर इसका यही बनेगा, प्रेजेंटिंग स्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए होंगे जहां तक मुझे पता है। अगला क्वेश्चन, गूगल ड्राइव में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, आपका चुनना है। यानी कि गूगल ड्राइव में एक आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, तो किसका उपयोग करो, डॉक्यूमेंट बनाना है, नया डॉक्यूमेंट है ना, देखो आपका क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गूगल डॉक का उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, डॉक का। नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो स्लाइड का उपयोग होगा, नई वर्कशीट बनानी तो वर्कशीट का उपयोग होगा, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डॉक का उपयोग होगा। तो आंसर बनेगा इसका डॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में बार ग्राफ एक चार्ट या ग्राफ होता है जो श्रेणीबद्ध डेटा को के साथ प्रस्तुत करता है, मतलब किसके साथ प्रस्तुत करता है, जिसकी लंबाई उन मूल्यों के समानुपाती होती है जिन्हें वे दर्शाते हैं। यानी कि जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट में जो कैटेगरीज होती है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है। देखो, एक तो कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट तो इस तरह का होता है आपका, जैसे ये कॉलम चार्ट हो गया आपका, इस तरह का चार्ट होता है। फिर ये आपका, आप लोगों ने देखा ही होगा कॉलम चार्ट तो सबने। ठीक है, ये कॉलम चार्ट हो गया। बार चार्ट कैसा होता है, इसमें कॉलम की जगह पर बार का उपयोग किया जाता है, इस तरह का चार्ट होता है, ये बार चार्ट होता है इस तरह का आपका। देखो, ये बार चार्ट है। तो बार चार्ट में कॉलम की जगह किसका उपयोग होता है, बार का उपयोग होता है आपका, है ना। रेक्टेंगुलर बार, स्टार बार, राउंड बार या सर्कुलर बार। तो कैसी बार है आपकी, देखो बताओ, रेक्टेंगुलर बार का उपयोग होता है, रेक्टेंगुलर बार का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रूप से जब आप सेल B5 में एक वैल्यू आप यहाँ पे लिखने को बोला है, 13.99 प्लस 17.99, ये आप जब टाइप करेंगे B5 नाम के सेल के अंदर, तो क्या आउटपुट आएगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो, B5 में करो चाहे D5 में करो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप ये टाइप करोगे तो इन दोनों को वो जोड़ देगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जोड़ के क्या बनाएगा, तो 32 बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, 32 इसका आंसर आएगा। ठीक, वो तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं, नहीं तो बाकी तो आपको देखो, मैंने तो ये देखा है कि सीपीसीटी में आधे से ज्यादा बच्चे तो इसलिए रुक जाते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर तो आसानी से बन जाते हैं। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में वास्तविक समय की गणना और सरल कार्यों के लिए सबसे अच्छे होते हैं, जबकि दोहराव वाले कार्यों और जटिल वर्क फ्लो को स्वचालित रूप से करने के लिए उत्कृष्ट होते हैं। मतलब दो ऑप्शंस हैं, किसका उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है और किसका उपयोग ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। तो देखो, कैलकुलेशन के लिए आपका फॉर्मूला उपयोग में आते हैं, ऑटोमेशन के लिए आपका मैक्रोज उपयोग में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में फॉर्मूला आएगा और दूसरे वाले में मैक्रोज आएगी आपकी। ठीक है, बाकी तो देखो कुछ है नहीं है इसमें, फॉर्मूला कॉलम नहीं है। हाँ, यही वाला होगा आपका पहले नंबर का, इसका आंसर बनेगा आपका फॉर्मूला एंड मैक्रोज आपका। ठीक है, फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए होता है, बेस्ट फॉर रियल टाइम कैलकुलेशन, एंड जो किसी भी काम को रिपीटिव मोड में करने के लिए, दोहराने के लिए करने के लिए, ऑटोमेटेड मोड में करने के लिए हम मैक्रोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग एमएस एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट में मैक्रोज के लिए किया जाता है आपका। ठीक है, तो देखो, मैक्रो फाइलों के लिए आप किस एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं, तो मैक्रो फाइलों के लिए आप देखो, एक्सएलएस का उपयोग काय के लिए होता है, वर्कशीट के लिए होता है, ये याद रखना। वर्कशीट के लिए एक्सएलएस का उपयोग होता है, ये तो सबको लगभग पता ही होगा। डीओसी का उपयोग किसके लिए होता है, ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है आपका।
पीपीटी एक्स का उपयोग किसके लिए होता है? ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। और एक्सएलएस एम का उपयोग मैक्रो के लिए होता है आपका, मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट के लिए होता है आपका, है ना, मैक्रो इनेबल्ड वर्कशीट। तो ये इसका आंसर बनने वाला है एक्सएलएस एम आपका, ठीक है। देखो यही होगा आंसर एक्सएलएस एम आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अगला अपन देखते हैं नेक्स्ट। एमएस एक्सेल 2019 में किस की कुंजी संयोजन से पूरी पंक्ति को छुपाया जा सकता है, यानी कि आप रो हाइड किसके द्वारा कर सकते हैं, रो को हाइड किसके द्वारा करेंगे एक्सेल के अंदर? तो देखो रो को हाइड करने के लिए आप यहां पर कंट्रोल+9 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे रो हाइड करने के लिए? कंट्रोल+9 का, ठीक है। और कॉलम हाइड करने के लिए आपको कॉलम हाइड के लिए होता है यहाँ पर कंट्रोल+0। देखो यही होगा, हाँ, कंट्रोल+9 है रो हाइड करने के लिए, और कॉलम हाइड करने के लिए कंट्रोल+0 होता है आपका, ठीक है। आया समझ में? हाँ। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं अपन 27 नंबर का। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या होते हैं आपके? अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया है आपका, थ्रेड्स क्या होते हैं आपके? तो हैवी वेटेड प्रोसेस है, मल्टी प्रोसेस है, इंटर थ्रेड प्रोसेस है, या लाइट वेटेड प्रोसेस है आपका? तो देखो थ्रेड प्रोसेस को ही कहते हैं आपका, प्रोसेस को ही थ्रेड कहा जाता है, पर ये प्रोसेस लाइट वेटेड प्रोसेस होती हैं। कैसी प्रोसेस होती हैं आपकी? लाइट वेटेड प्रोसेस। तो प्रोसेस तो है पर लाइट वेटेड प्रोसेस है आपका, तो इसका आंसर बनेगा लाइट वेटेड प्रोसेस थ्रेड कहलाती हैं। अब जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए आप थोड़ा सा समझ लो कि जो हम कमांड देते हैं, जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का ही एग्जीक्यूशन मोड प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो वो प्रोसेस बनता है आपका। और एक ही प्रोसेस के अंदर कई सब प्रोसेस होती है तो उनको थ्रेड कहा जाता है, जो लाइट वेट प्रोसेस होती हैं आपकी, ठीक है। आया समझ में ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसको। अच्छा, थ्रेडिंग वाली जो प्रोग्रामिंग होती है इसको मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ये भी एक याद रखना आपका, ये क्वेश्चन भी आता है आपका, मल्टी थ्रेडेड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग या मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोसेस के अंदर कई छोटी छोटी सब प्रोसेसेस शामिल होती हैं, ठीक है। तो एक ही काम के अंदर कई सारे काम हो जाते हैं, इसलिए इसे मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और थ्रेड क्या होती है? तो प्रोसेस का ही एक पार्ट मान लो, तो इसे लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन। In printing, which of the following is the standard measures of printing images quality? यानी कि प्रिंटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटेड इमेज जो होती है उसकी गुणवत्ता को मापने की इकाई है आपका? यानी कि सिंपल सी भाषा में समझें तो किसी इमेज की क्वालिटी को किस में मापा जाता है? तो देखो इमेज की क्वालिटी को आप डीपीआई में मापते हैं। किस में मापते हैं? डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच में इसको मापा जाता है डीपीआई के अंदर आपका, ठीक है। तो यही आंसर होगा, डीपीआई है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन है इसमें, दशमलव संख्या 24 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा आपका? यानी कि आपको एक डेसिमल नंबर दिया गया है यहाँ पर 24, और इसका हेक्सा नंबर निकालने के लिए बोला गया है आपसे। तो देखो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आप हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस नंबर को आप 16 से भाग देते जाओगे, 16 से भाग दोगे, क्योंकि इसका बेस कितना है? 16 है। तो 16 बन जा 16, और रिमाइंडर कितना बचा? 8 बचा। अब इसके आगे जाएगा नहीं भाग, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ के लिए लिख देंगे ऐसे करके, यानी कि पहले 1 फिर 8। तो ये आंसर बनेगा, यानी कि इसका आंसर ये वाला सही है आपका 18, ठीक है। इससे पहले बाइनरी का पूछा था, एक ऑक्टल का पूछा था, अब ये आपका हेक्साडेसिमल का एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, ठीक है। तो आपका जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन काफी बनते हैं, ये है मेरा कहने का मतलब। 18 इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का। लैम्पेल जिव वेल्च
LZW क्या है आपका, इसका मतलब ये क्या चीज है अपने को ये बताना है आपका। लॉसलेस डेटा कंपैरिजन टेक्निक से आपकी, लोजी डेटा कंपैरिजन टेक्निक है आपकी, लॉसलेस डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम है, या लोजी डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम है आपका। तो ये डेटा कंपैरिजन टेक्निक है, डेटा को कंपेस्ट करने वाली तकनीक है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक नहीं है, कंपैरिजन टेक्निक है आपकी। पर कैसी कंपैरिजन टेक्निक है आपकी, लॉसलेस डेटा कंपैरिजन टेक्निक है आपकी। तो इसका आंसर बनेगा लॉसलेस डेटा कंपैरिजन टेक्निक। द एल जेड या कि लैम्पेल जिव algorithm is a family of lossless data comparison technique that work by finding and replacing repeated sequence of data with shorter code। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉसलेस डेटा कंपैरिजन टेक्निक है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं आपके। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार पे चल रहा होगा, आप देख लेना, ये नंबर है आपका। उसको आप देख लेना एक बार नंबर को। हाँ, हाँ। और आप जो है इस पे कमेंट वगैरह या कुछ भी आपको पूछना करना हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।